हेलो एवरीवन। और ये जो सेशन है वो यूजीसी नेट लॉ एंड एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। और एज वी नो वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें। सो हमें प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अब देखो, जो इंटरनेशनल लॉ है वो काफ़ी डायनेमिक कॉन्सेप्ट है अगर आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट देखो। बट एज ए लॉ कैंडिडेट हमें उसके लैंडमार्क केसेस रेफरेंसेस वो कैसे ओरिजिनेट हुआ ये देखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। In which case, the House of Lords confirmed explicitly that a treaty to which Her Majesty's government is a party does not alter the law of the United Kingdom. Does not alter the law of the United Kingdom. ये किस केस में हेल्ड हुआ था? मैकलिन वाटसन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो कि 1988 का केस है। नाउ इन दिस क्वेश्चन, using the quotes given below, indicate the chronological sequence in which the following judgments were delivered by the International Court of Justice। अब देखो, इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें हमें केस लॉ को सिक्वेंशियल वे में किया जाता है। तो उसके लिए सबसे बेटर वे है कि आप केस ईयर जानो। तो अब रिगार्डिंग दैट देखो, सबसे पहले आएगा रिप्रेशन केस जो कि 1949 में हुआ था। देन राइट्स इन यूएस नेशनल्स इन मोरक्को केस जो कि 1952 में हुआ था। देन राइट्स ऑफ पैसेज केस जो कि 1960 में हुआ था। एंड टेम्पल ऑफ प्रिच विहार केस जो कि 1962 में हुआ था। ये तो मैच द कॉलम में इसको लिव करते हैं। अब देखो, एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। बात तो सही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। द यूएन चार्टर्स रिकॉग्नाइजेस इट्सो, और यूएन जो चार्टर है वो इसे रिकॉग्नाइज भी करता है। इसमें इट मीन्स कि इसमें दोनों ऑप्शन सही है। इन विच केस आर्बिट्रेशन वॉज नॉट यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब देखो, आंसर इसका होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लॉजेंस। बट अगर हम नॉट को हटा दें तो हमें इसके मिल जाएंगे कि किस किस केसेस में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब आर्बिट्रेशन का यूज हुआ था फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए। तो वो है एमोको फाइनेंस केस, आइलैंड ऑफ पाल्मस केस, पैसेज थ्रू द ग्रेट बेल्ट केस। मतलब दीज आर द केसेस जिसमें हम आर्बिट्रेशन का यूज किए थे फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए। द फर्स्ट केस इन विच अ चैम्बर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हर्ड अ केस वॉज, वो सबसे पहला केस क्या था? लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री केस, और जिसे हम सेल्वाडोर वर्सेस होंडरस के नाम से भी जानते हैं। नाउ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ ये सब म्यूचुअली आपस में रिलेटेड है। विच और ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें जो है सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो हो मतलब ट्रीटी जो होता है वो सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ, इसको छोड़ो। अगेन, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इज डन बाय यूनाइटेड नेशन। बात सही है। यूनाइटेड नेशंस इज ए कोर्ट, नहीं, यूनाइटेड आईसीजे कोर्ट है। अब यहाँ पे देखो, यह आपके कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेशनल लॉ में। राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, जहाँ भी डिग्निटी की बात की गई है वो आपके प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। नाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से बिलोंग करती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 से बिलोंग करती है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन लाइक राइट टू इक्वालिटी है ना, आर्टिकल 14 से ये बिलोंग करती है। नाउ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1945। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन स्टेट के अगेंस्ट में होगा। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय, अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट है, यूनाइटेड नेशन है, पंचायत है। बट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है।
तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 26 जून 1945, जिसका हेडक्वार्टर द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। इंटरनेशनल लॉ इज ए प्योर लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज मेड बाय नेशनल लेजिस्लेचर, रॉन्ग। ये हमेशा ट्रीटी, कन्वेंशन, कस्टम इनसे बनता है। नौ इसमें देखो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 19 में है, क्योंकि आर्टिकल 19 में आप जब जाओगे तो उसमें जो 6 क्लाजेज है, मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का जो 6 या 7 क्लॉज है वो बता देगा। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसी में दे रखा है ना। फ्रीडम ऑफ रिजर्वेशन, उसके लिए तो आर्टिकल 15 वगैरह है, बट ये इसमें सबसे जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो ये है। फ्रीडम टू लिवलीहुड आर्टिकल 21, राइट ऑफ हैबियस कॉर्पस वो आर्टिकल 32 में कवर हो जाता है। नाउ देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, इसमें से कोई नहीं है, ना लोकसभा, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ना राज्यसभा। जो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो कस्टम होते हैं, ट्रीटीज होता है, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस होते हैं। नाउ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय, अब देखो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, उसको आपका पंचायत, लैंड ट्रिब्यूनल, म्यूनिसिपालिटी थोड़ी सेटल करेगा। इसके लिए हमने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो कि 26 जून 1945 को इस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल लॉ इज कलेक्शन ऑफ लेजिस्लेशंस ऑफ वेरियस कंट्रीज। अब इसमें जो ऑप्शन होगा वो सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर रिलेशन विथ ईच अदर, क्योंकि अनसिविलाइज्ड स्टेट्स जो हमेशा लाइक पीस को वायलेट करते हो, वैसे लोगों का लेजिस्लेशन क्यों यूएन लेना चाहेगा, है ना। नाउ इंटरनेशनल ट्रीटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू, जो एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन है वो मैक्सिको का डॉक्ट्रिन है। ये मैक्सिको का कोर फॉरेन पॉलिसी एंड गाइडलाइन है सिंस 1930 से। अब ये जो एस्ट्रेडा डॉक्ट्रिन है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशंस एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल नेशंस, इस पे ये बेस्ड है। नाउ एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है कि मतलब कोई क्रिमिनल को सरेंडर कर दे अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये देखो सावरकर केस जो 1911 में हुआ था, वो रिलेटेड किसके है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज के। नाउ क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ऑफ यूडीएचआर कोरस्पॉन्ड्स विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके आंसर है आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब ये जो आर्टिकल 41 है वो आपका वो टॉक्स अबाउट वेलफेयर गवर्नमेंट के बारे में बात करती है। नो मोनिज्म एंड डुअलिज्म थ्योरीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो ड्यूलिज्म है उसका व्यू ये है कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ को दो अलग अलग सेपरेट लीगल सिस्टम मानता है। बट मोनिज्म जो है वो ये चाहता है कि जो स्टेट का ऑब्लिगेशन है, मतलब डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ सेम लाइन में रहे। ऐसा लॉ मेकिंग ट्रीटीज परफॉर्म द सेम फंक्शन इन द इंटरनेशनल फील्ड एज द स्टेट डज बाय लेजिस्लेशन। जैसा विद इन और नेशन और स्टेट जैसा लेजिस्लेशन करता है, वैसे ही ट्रीटीज इंटरनेशनल लॉ को बनाने में काम करती है। थ्रू रिकग्निशन इन पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्वायर्स इंटरनेशनल पर्सनालिटी। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया। यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को में, और जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। द नौलिया इंसिडेंट रिलेट्स टू रिप्रेजल का है कुछ। आर्टिकल 22 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कोरस्पॉन्ड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
तो ये आपका जो है आर्टिकल 22 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आपके कोरस्पॉन्ड किसको करता है? आर्टिकल 29 क्लॉज 1। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या बताता है? माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बताता है। वो ये बताता है कि कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, कल्चर हो, उसके पास राइट है कि वो कंजर्व कर ले। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही बताता है कि माइनॉरिटी राइट्स को कंजर्व कर लो, ठीक है, जिसका अगर ये चीज़ें हो अलग। द यूरोपियन सोशल चार्टर केम इन टू बिंग इन द ईयर, वो कब आया था? 18 अक्टूबर 1961 में ये इनेक्ट हुआ था। यूरोपियन सोशल चार्टर इनेक्ट हुआ था। एंड ये कमिंस कब हुआ था? 26 फरवरी 1945। और ये साइंड कहाँ हुआ था? ट्यूरिन, इटली में। क्या चीज़? यूरोपियन सोशल चार्टर। मेन रीजन टू इंक्लूड ह्यूमन राइट्स इन यूडीएचआर वॉज bitter experience of mankind during the first and second wars। ठीक है, अब वर्ल्ड वार इतना क्रूएल था कि पीपल वेर फॉरगेट टू वैल्यू द ह्यूमंस, दैट्स द रीजन। इंटरनेशनल कस्टम कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बात तो सही है। It develops slowly but spontaneously and mirrors the mean of contemporary international law। ये भी बात सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। नाउ अब देखो जो रिप्रेशन केस है, अब इसमें देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो करेक्टली मैच नहीं है मैंने उसको कट कर दिया। सो इससे आपको ये मिला जो जो करेक्टली मैच है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हो कि जो रिप्रेशन केस है 1949 का, वो किस लिए था? लीगल पर्सनालिटी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। जो जियोनोसाइड केस था 1948 का, वो किस लिए था? रिजर्वेशन टू ट्रीटीज के लिए। जो एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस था, वो किस लिए था? 1933 का मेजरमेंट ऑफ टेरिटोरियल सी के लिए। अब देखो टेम्पल विहार केस 1962 का, ये जो है स्टोपेल के प्रिंसिपल को अलाउ करता है। द कर्फ्यू चैनल केस में क्या हुआ था कि 2 मिलियन रुपीज़ उन्होंने रिटर्न कर दिया था, तो इसलिए रिस्पेक्ट फॉर एक्वायर्ड राइट्स बढ़ गई थी। न्यूक्लियर टेस्ट क्यों हुआ था? फॉर गुड फेथ अपर सिलेसिया। जर्मन इंटरेस्ट इन पॉलिस केस क्यों हुआ था? ये जो जर्मनी वर्सेस पोलैंड के बीच में ये डिस्प्यूट था 25 मई 1925 का, वो किस लिए था? फॉर इनडायरेक्ट एविडेंस के लिए था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, छोड़ो इसे। इसमें देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स, बात सही है। इंडिया इज ए पार्टी टू प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट राइट्स ऑफ 1966 का जो ICCPR है, ये भी बात सही है, दोनों सही है। अरेंज द फॉलोइंग डिसीजंस इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड गिवन बेलो। आप देखो एज वी नो कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको ऐसे देख लो। जो साउथ वेस्ट अफ्रीका का केस था वो 1966 में आया था, तो ये सबसे पहले नंबर पे। नामीबिया का केस जो आया था वो 1971 में आया था, तो ये दूसरे नंबर पे। वेस्टर्न सहारा का जो केस था वो 1975 में आया था, तो ये तीसरे नंबर पे। ईस्ट टाइमोर का जो केस था वो 1991 में आया था, तो ये चौथे नंबर पे। The World Court refused to give its advisory opinion in the legality of the use by a state of nuclear weapons in armed conflict। ये जो वर्ल्ड कोर्ट है उसने रिफ्यूज कर दिया टू गिव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन। क्यों? आप लीगली भी जो न्यूक्लियर वेपन हो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए स्टेट द्वारा। दिस इज़ द रीज़न। अभी देखो इंडिया एंड पाक के वार में ये बात चल रही थी ना, न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ, अब देखो जो यूएन ह्यूमन राइट्स था काउंसिल था, अब वो यूएन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बन चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो जो करेक्टली मैच नहीं था उसको मैंने हटा दिया, इससे आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन।
देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकग्निशन जो था वो स्टीमसन का था। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोमेटिक रिकग्निशन जो था वो एस्टेडा का था। डॉक्ट्रिन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ये जो था निक्सन का था। Here, arrange the following treaties in order in which they appeared. Use the quote given below. देखो, इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड का हुआ था। फिर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स हुआ था। फिर रिलेटिंग टू द स्टेट्स ऑफ रिफ्यूजी हुआ था। अब देखो, द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन आर, जो पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन वो क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग मेंबर्स स्टेट, to secure international cooperation in solving problems of social, economic, and humanitarian character. Now, international law is not potent enough to restrain a powerful state which has no respect for public opinion. Sanction behind international law are weak. ये दोनों ऑप्शन सही है। द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, अब जो इंटरनेशनल लॉ का बेसिस है वो क्या है? जुस कोगेंस। जुस कोगेंस का मतलब ये होता है, इट्स लाइक अ कंपेलिंग लॉ। इसका मतलब ये होता है कि अ कैटेगरी ऑफ नॉर्म्स जो गवर्न करता है कस्टमरी लॉ को। रीजन वाई इंटरनेशनल लॉ डज वर्क आर, ये कॉमनली गुड है फॉर एवरीवन और फ्लेक्सिबल इन नेचर है। अब ये देखो, ये पता नहीं, छोड़ो, मैच द कॉलम। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन। अब देखो, पहले आएगा यूएन चार्टर, देन कंसेंट एड हॉक, देन कंसेंट अंडर ऑप्शनल सिस्टम, देन ट्रांसफर्ड जुरिस्डिक्शन। अब ये भी छोड़ो, पता नहीं क्या है। यहाँ पे आओ। द वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर, अब देखो, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ सर्टेनिटी, लैक ऑफ सैंक्शन। इसमें चारों सही है, वाइटल इंटरेस्ट चारों सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, ये किसका कॉन्सेप्ट था? द बार्सिलोना ट्रांसैक्शन केस में था ये। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये किस में था? द मरहूमेटिस पैलेस्टीन कंसेशन केस में था। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट किस केस से जुड़ा हुआ है? द साउथ वेस्ट अफ्रीका केस से। ड्यूटी टू पे कंपनसेशन फॉर प्रूवन इंजरी, ये किस केस से है? द दैन्यूब केस से।